Hello everyone. So in today's session, we are going to cover Vision IAS monthly magazine current affairs of June 2026. Now in this part, we are going to cover the polity current affairs of monthly magazine. So by the end of this session, your polity current affairs will be over. Now let's start. One more thing, you can watch this video in your regional language as well. Please change the YouTube audio settings for that. Now let's start. So जो पहला टॉपिक है that is related to इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. अंडरस्टैंड, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर कोई रिवर है वो मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू पास हो रही है तो उसके केस में डिस्प्यूट का स्कोप है और वहां पर पार्लियामेंट कैन कम इनटू पिक्चर. वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट ऐसे केसेस में पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब दिस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू तुंगभद्रा रिवर. तीन चार चीजें ध्यान में रखेंगे. तुंगभद्रा रिवर है दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ two sub rivers and they are Tung and Bhadra. Okay, now understand, recently central government ने इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की है और ये तीन स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट है. कौन कौन से तीन स्टेट्स हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. अब ये रिवर है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, तो बेसिकली कर्नाटका है वो अपर रिपेरियन स्टेट है. अपर का मतलब क्या है कि पहले कर्नाटका से पास होके फिर बाकी वालों के पास में पानी पहुंचेगा. अब अगर यहाँ पर कोई भी नया डैम बनाया जाएगा तो जो नीचे के स्टेट्स हैं उनका ये डर है कि हमें पानी कम मिलेगा क्योंकि ऊपर वाले स्टेट्स हैं वो पानी रोक लेंगे. ये पूरा डिस्प्यूट है. अब इसी कंटेक्स्ट में हुआ क्या कि तीनों जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो एक साथ आके उन्होंने अलग अलग जो गेट्स हैं इस रिवर पे, अलग अलग प्रोजेक्ट के गेट्स हैं वो ओपन किए हैं. यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि तीन अलग अलग स्टेट्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर कोऑपरेटिंग. सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो मल्टीपल स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू कोऑपरेट विद ईच अदर, है ना. सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड ए लॉट. सो यहां से आपको तीन स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिखेंगे, ठीक है. हाँ, तो कौन कौन से तीन स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका की और हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश. इन तीनों के चीफ मिनिस्टर्स हैं. They inaugurated this particular project. Just look at this headline. 3 states have arrived at historic consensus. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वाटर. अब देखो हमारी कंट्री है वो पॉपुलेशन के मामले में टॉप पोजीशन पे है. वी हैव 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. सो बाय डिफॉल्ट वाटर है वो एक स्कार्स रिसोर्स है. नाउ तुंगभद्रा रिवर की अगर हम बात करें तो दिस इज तुंगभद्रा रिवर एंड दिस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. अब इसमें भी कई बार एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी. अंडरस्टैंड, वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं, तो बेसिकली इधर से हम इसके अंदर मीट कर रहे हैं. सो दैट सिंपली मीन्स कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? दिस इज गोइंग टू बी ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. अगर तुंगभद्रा रिवर के हिस्टोरिक एस्पेक्ट की बात करें तो एंशिएंट नेम है दैट इज पंपा और इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू rivers that is Tunga and Bhadra and both rise in the Western Ghat and it is a right bank tributary of Krishna river. उसके बाद कुछ important जो cities हैं, towns हैं, they are situated on this river. So वो सब आपको historic aspect से देखना है, nothing new in current affairs. Now in this case just understand one thing, that water supply, irrigation and canal, they are part of state list but there is entry 56 of union list. What is this entry 56 of union list? That allow the parliament to come into picture or to frame the rules and regulations related to interstate rivers. और यहाँ पे एक आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 262. बेसिकली दैट अलाउ दैट सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है दैट कैन बी एक्सक्लूडेड. नाउ व्हाई दैट वाज डन? अंडरस्टैंड, स्टेट्स हैं उनका आपस में डिस्प्यूट होगा, मैटर अगर कोर्ट में जाएगा तो एवरी पार्टी विल ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट. वहाँ पे टेक्निकली इट मे लीड टू हॉस्टिलिटी अमंग द स्टेट्स. तो इसीलिए यहाँ पे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू इस मैटर को सोल्व करने के लिए दिस प्रोविजन वाज इंक्लूडेड. कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि कोऑपरेशन के थ्रू हम इसको सोल्व करें. अब यहाँ पे
एक और चीज है ISC, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल, even that can be utilized for resolution of these kind of disputes. So article 262 इससे related है और 263 है, that is ISC. So आपको दोनों ध्यान में रखने हैं. बाकी इसमें है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है अगेन ऑफ 1956. कुछ ऐसा उसमें खास है नहीं, सब पुराने जो issues हैं, they are still same. Just go through them. हाँ, this is important. Again, you can use it if there is a question related to river or question related to water dispute, water scarcity. Use this as your introduction, that we have roughly 18% of the population, roughly 4% of the water resources, roughly 2.4% of the land. Next topic is related to the comparison between the Constitution of India and that of the system of UK. अब why this was in news? क्योंकि UK में जो political instability है, reason being कि after frequent intervals the prime ministers are changing. तो इसी के चलते वहाँ पे ये सब issue है. अब इसमें आपका जो UPSC मेंस है उसमें GS पेपर 2 में कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का एक प्रोविजन है, तो उसके हिसाब से दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अब देखो इसमें आपको करना क्या है, मोस्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम UK ओनली है. सो देयर इज अ सिमिलरिटी. वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम, दे हैव आल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी हैव basically inherited this system from them. Okay, that's one thing. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं. क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल देयर पार्लियामेंट इज सोवरेन, क्योंकि वहाँ पे एज सच रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, उनके पास नहीं है क्योंकि उनमें इस तरीके का कोई स्पेसिफिक मोमेंट नहीं आया उनकी हिस्ट्री में. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कानून नहीं है, दैट इज देयर, बट वो सब एक साथ नहीं बनाए गए हैं. वो एक फंडामेंटल जो कानून है वो एक साथ नहीं बनाया गया है. हमारे यहाँ पे वो स्पेसिफिक टाइम पे बनाया गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की टाइम पे उसको फिर लागू किया गया है. तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, एक वो चीज़ है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. अब यहाँ से एक और टर्म आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि सरकार है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. बट यूके के केस में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, इसलिए हम वहाँ की पार्लियामेंट को सोवरेन बोलते हैं. मतलब अगर पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया है तो कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड पावर है. बट इन आवर केस इट इज नॉट द केस. हमारे केस में पार्लियामेंट है वो मतलब अल्टीमेट सोवरेन नहीं है, रीजन बीइंग कि उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है दैट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटा सा मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ विच यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर. Constitution is the creator. In our country, Constitution is the creator and Parliament is a creation. Constitution is creator, Parliament is a creation. A creation cannot destroy the creator. इसको और सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं, भगवान ने हम सबको बनाया है, हम भगवान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. उसी तरीके से पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर है, दैट हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 368. यूजिंग द सेम पावर पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे केस में इसीलिए हम बोलते हैं दैट देयर इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर, वो सारी चीजें हैं. ठीक है, अब यहाँ पे और इनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रिटन है. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यूजुअली वो हाउस ऑफ कॉमन्स से होने चाहिए, हालांकि ऐसा कोई फिक्स्ड ट्रेडिशन नहीं है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस है. ऐसा नहीं है कि अपर हाउस से नहीं रहे हैं. हमारे केस में भी यूजुअली प्रैक्टिस है, हालांकि हमारे केस में भी एक प्रोविजन है कि अपर हाउस से भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. यहाँ पे एक और प्रोविजन है कि हमारे यहाँ पे वन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट फॉर 6 months. 6 महीने के भीतर उनको इलेक्ट होके फिर वापस हाउस में आना है. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे. और यूके की केस में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कुछ प्रोविजन नहीं है, हमारे यहाँ पे है. और जुडिशियल रिव्यू का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी, तो जुडिशरी के पास में उसके डिसीजन को स्ट्रक डाउन करने का पावर लिमिटेड है. बट इन आवर केस दैट्स नॉट द केस. हमारे केस में आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, लेट्स से कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट. तो पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया विच वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट. What does that show? That show that Parliament have power to amend the Constitution, but that power is limited, and that limit is basically set up by the court through the basic structure doctrine. ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम जो सर्विसेज दे रही हैं, सरकार जो सर्विसेज दे रही हैं वो सर्विसेज किस तरीके की हैं, क्या हम उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली कि हम उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं। किसने किया है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो ये चीज़ नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है किसने तैयार किया, सिर्फ ये ध्यान में रख लेना, और इसमें नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट रिलेटेड टू दिशा, दो चीजें ध्यान में रखना, दिशा है दैट इज रिलेटेड टू जस्टिस, दैट इज वन थिंग, एक तो जस्टिस से रिलेटेड है और दूसरा क्या है इसमें, दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है 100% फंडिंग। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है फॉर नेक्स्ट 5 years। क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, वी वांट टू मेक श्योर दैट जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन। तो उसमें कुछ कुछ अलग अलग इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल टेली लॉ का मतलब क्या, ऑनलाइन कंसल्टेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेली एजुकेशन है वैसे ही। फिर उसके बाद न्याय बंधु है, प्रो बोनो केसेस के लिए। प्रो बोनो का मतलब क्या है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, उनके केसेस लड़ना, ठीक है। फिर उसके बाद में एआई टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शू पेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में एआई का यूज़ करके हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से सुवास है, दैट इज फॉर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है राइट टू ट्रॉमा केयर। अब देखो हमारे यहाँ पे अगर कुछ सीरियस हेल्थ इशू होता है और उस पर्सन को अगर इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया जाता तो ऑब्वियस ही बात है देयर विल बी रिस्क टू लाइफ। अब इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट इन सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड दिस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अब देखो अगर आपको ये बात प्रूव करनी हो कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि इट इज इवॉल्विंग विद द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी। अगेन इसको भी आप एसए में या फिर जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो। तो वहां पे व्हाट यू हैव टू शो दैट आर्टिकल 21 इज एक्सपेंडिंग, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इज एक्सपेंडिंग। दिस इज वन सच एग्जाम्पल जहां पे धीरे धीरे कोर्ट क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को इवोल्व कर रहे हैं। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया दैट इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। उसी के कंटेक्स्ट में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम राहत है, गुड स्मारिटन्स को प्रोटेक्ट करना। गुड स्मारिटन्स कौन से होते हैं, रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने उस पर्सन को देखा, पहले लोग क्या करते थे कि देख के उसको मतलब हेल्प नहीं प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो एक पुलिस केस बन जाता था कि मतलब आपको पुलिस में फिर बयान देना पड़ेगा और वो सब चीजें, तो लोग इसके चलते हेल्प नहीं करते थे। गवर्नमेंट ने वो रूल्स हैं वो मॉडिफाई किए। नाउ पुलिस इज नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट पर्सन जिसने एक अच्छा नागरिक होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है। पुलिस जबरदस्ती फिर उसको बाद में क्वेश्चनिंग के लिए परेशान नहीं करेगी। नेक्स्ट राइट टू बी फॉरगॉटन, एक सिंपल सेंस में बताता हूं। इंटरनेट पे आपका कुछ डेटा है, यू वांट दैट डेटा टू बी इरेज्ड, दैट इज नथिंग बट राइट टू बी फॉरगॉटन, कि भाई मेरा डेटा डिलीट करो, आई डोंट वांट दैट डेटा टू बी ऑन इंटरनेट। अब रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने लक्ष्मवीर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है दैट इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो लेट्स से देयर इज अ केस, ओके, नाउ लेट्स से देयर इज अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, केस हुआ, बाद में पता चला दैट केस वाज फॉल्स केस, ओके, नाउ रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इज टार्निश्ड। जब भी कोई उस पर्सन के बारे में सर्च करेगा सबसे पहले यही आएगा दैट दिस पर्सन वाज अक्यूज्ड इन दिस एंड दिस केस। द पर्सन अप्रोच्ड कोर्ट एंड सेड कि जब मैं गिल्टी प्रूव ही नहीं हुआ तो व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर दैट आई वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस। तो उसके कंटेक्स्ट में पर्सन का कहना है कि माई इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है राइट टू बी फॉरगॉटन में। एक तो इंफॉर्मेशन को ही हटा देना, मतलब इंफॉर्मेशन को आप सर्च ना कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से एक किसी सर्वर पे ये इंफॉर्मेशन है और उसका अगर हम लिंक हटा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल ही नहीं होगी, दैट्स वन वे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन का नाम है उस पर ब्लैक मतलब मार्क आए, नाम पता नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है। तो दीज आर टू वेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी हिडन। वन इज डी इंडेक्सिंग। डी इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का यूआरएल है तो अब वो यूआरएल ही हिडन हो गया, तो अब वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन स्टिल एग्जिस्ट बट यू वॉन्ट बी एबल टू
access that information. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च इंजन में वो नाम हटा रहे हैं, एक्चुअल रिकॉर्ड में वो है, but now we won't be able to access it. Second method is masking. Masking simply means क्या कर रहे हैं हम, just we are putting a tape on the name so that name is not visible. देखो, this is nothing but masking. So now you cannot see what is written here. By the way, what is written on this? So that is nothing but masking. अब यहाँ पे understand one more issue is there. It cannot be applied in cases involving breach of public trust or crimes against women and children. For example, किसी person ने कोई heinous crime किया है. Now that person is saying, okay, I have right to privacy, so मेरा नाम हटा दो. मतलब मेरा नाम या तो black करके कर दो, या फिर मेरा नाम मतलब रिकॉर्ड से हटा दो. Now in that case, courts are saying नहीं, we don't want to do that, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेसिकली इस चीज़ को ऐसे हम हाइड नहीं करें. जब आपने क्राइम किया है तो एटलीस्ट पीपल शुड नो, यहाँ से मतलब वो एक पब्लिक रिकॉर्ड में रहेगा, सो दैट लेटर फॉर रेफरेंस इट कैन बी यूज्ड. तो वो चीज़ ध्यान में रखना. तो मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर राइट. नेक्स्ट इज राइट टू वॉक. अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21. इसमें भी कुछ ऐसा याद नहीं रखना, बट येस यू कैन कनेक्ट इट टू 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. ए, इन केस ऑफ इंडिया अर्बन प्लानिंग इज हैपहैज़ार्ड. प्रॉपर तरीके से कुछ भी प्लान नहीं है, इसीलिए अर्बन एरियाज हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन. एक तो कंजेशन है. कंजेशन क्यों है? क्योंकि प्लानिंग अच्छे से नहीं है. दूसरा ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से नहीं है. तीसरा एनक्रोचमेंट एक प्रॉब्लम है, और ये एनक्रोचमेंट की वजह से ये राइट टू वॉक वाला चीज़ है वो हैम्पर हो रहा है. बट एनक्रोचमेंट है क्यों, ये चीज़ समझो. क्योंकि सिटीज़ प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, सो देर इज़ नो प्रॉपर स्पेस ऑफ पार्किंग, देर इज़ नो प्रॉपर स्पेस, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, एनक्रोचमेंट भी हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे FSI है वो काफ़ी लो है. FSI क्या है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, मतलब कितना ऊंचा बिल्डिंग हम बना सकते हैं. अब प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी तो मेरे को 2 बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मतलब मेरे को ज़्यादा एरिया चाहिए. इसीलिए इंडिया के केस में क्या है, दैट देर इज ए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ सिटीज रादर देन वर्टिकल वन. द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो पिनपॉइंटेड दिस, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे पिनपॉइंटेड दिस, दैट वी नीड टू इंक्रीज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स इन आवर कंट्री इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर. ओके. नेक्स्ट है रिलेटेड टू द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. सो बेसिकली MEA का एक स्टेटमेंट है दैट इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट. अंडर सेक्शन 20 of Passport Act, central government may issue passport to the non-citizen in public interest. Understand this statement in this background. Random statement नहीं है ये, मतलब social media पे of course there will be very different interpretation of this, but understand the interpretation in this case, क्योंकि this can be issued to even a non-citizens. So ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी पासपोर्ट है वो सारे सिटीजन्स हैं. इसका ये मतलब है कि हाँ, हम दूसरे लोगों को भी ये पासपोर्ट दे सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब यूजुअली अगर हमें किसी को सपोर्ट करना हो, किसी को हमें काइंड ऑफ एक बैकअप देना हो, इन दैट केस तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है. यहाँ पे अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे एग्जामिनर है दैट कैन सेट ए ट्रैप कि इट इज इशूड ओनली टू द सिटीजन्स. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 20 इट कैन बी इशूड टू नॉन सिटीजन्स एज वेल. ठीक है. बाद में बाकी है कि आधार है, आधार इज ऑल्सो नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. इलेक्टोरल रोल है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप. मतलब बाकी दिस इज प्राइमरी एविडेंस, दैट्स ओके, बट उसके बाकी भी और एविडेंस होने चाहिए. उसके पीछे का लॉजिक समझो. देखो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया है दैट डज नॉट हैव ए स्ट्रिक्ट रिजिड बाउंड्री. एक तो हमारा हिस्ट्री है वो मतलब शेयर्ड हिस्ट्री है. बांग्लादेश वाज आवर पार्ट, पाकिस्तान वाज आवर पार्ट. तो अब देखो इसके साथ दिक्कत कहाँ पे है. दिक्कत ये है कि हमारे जो बॉर्डर के जो लोग हैं उसमें बड़ा मतलब डिफरेंस नहीं है. तो इसीलिए अगर बांग्लादेश से कोई इंडिया में आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करके ही आ रहा है, क्योंकि अभी तक बॉर्डर हमारा पोरस है, और वो यहाँ पे बांग्लादेश से आके लेट्स से वो कोई वोटर आईडी बनवा रहा है. ऑफ कोर्स इट इज इलीगल, बट जस्ट बिकॉज दिस पर्सन हैव ए वोटर आईडी, हम उसको इंडियन सिटीजन डिक्लेयर नहीं कर सकते. अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होगा और लोग इधर आएंगे एंड दे विल जस्ट गेट दीज डॉक्यूमेंट्स. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये बात हमें भी पता है कि देयर इज ए करप्शन एट लोअर लेवल. तो होगा क्या, ये डॉक्यूमेंट बनवाए जा सकते हैं. दैट्स वाई हमारे यहाँ
यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट देयर इज नॉट वन सिंगल डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए कॉन्क्रीट एविडेंस। तो इसीलिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे जस्ट टू प्रूव योर हिस्ट्री वेदर यू आर इंडियन सिटीजन और नॉट। तो उसके पीछे का ये लॉजिक है। अब ऑफ कोर्स अगर आप सिटीजन पर्सपेक्टिव से देखोगे दिस इज काइंड ऑफ हरासमेंट। आप 40 डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, उसके बाद भी देयर इज नो क्लैरिटी वेदर यू आर सिटीजन और नॉट। बट फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर सीरियस इश्यूज। अभी तक हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद बांग्लादेश। एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कोई बांग्लादेश से इंडिया में आया, हमें पता चल गया, हम उसको टेक्निकली वापस बांग्लादेश भेजने के लिए, उसको वापस भेजने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं कि ये बांग्लादेशी इंसान है। अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि वी नो दैट दिस पर्सन इज बांग्लादेशी बट यू कैन नॉट सेंड दिस पर्सन बैक बिकॉज सामने से वो क्या पता इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड दिस हैपेंस अ लॉट। तो इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दीज रूल्स आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट FCRA से रिलेटेड, इसमें दो सिंपल चीजें मैं बताता हूँ। कोई NGO है, फॉरेन फंडिंग लेती है, उसको FCRA के अंडर में रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के पीछे इंटेंशन ये है कि कोई NGO बाहर से पैसा लेके इंडिया के खिलाफ ही काम ना करे। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हाँ ये NGO इतना पैसा ले रही है और इस सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट कर रही है सरकार। अमेंडमेंट क्या कर रही है कि ये लाइसेंस मिलता है FCRA का और उनका पैसा है वो SBI अकाउंट में ही आएगा दिल्ली की ब्रांच में। तो 2-3 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और जो पैसा आएगा उसका सिर्फ 20% है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं। सिंपल तरीके से बताता हूँ। IB का एक रिपोर्ट था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट था दैट सम ऑफ द NGO आर इन्वॉल्व्ड इन एंटी डेवलपमेंट वर्क। मतलब लेट्स से सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो दे विल अरेंज रिसोर्सेज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। डेलिब्रेट प्रोटेस्ट है। ठीक है, ओके और ये मतलब दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ऑफ कोर्स कोई कंट्री नहीं चाहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया कुछ बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बाहर से पैसा आता था, 100 रुपये आए, उस 100 रुपये में से 20 रुपये 30 रुपये दे यूज टू डू स्पेंड लाइक दिस एंड बाकी पैसे से दे यूज टू लिव ए लेविश लाइफस्टाइल। तो सरकार ने कहा कि वाई नॉट टू चेंज दिस रूल और हम इसको 20% अपर लिमिट रखते हैं कि मतलब अगर बाहर से पैसा आया तो सिर्फ 20% पैसा है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। अदरवाइज क्या हो रहा था, लाइक सम ऑफ द NGOs वर अक्यूज्ड ऑफ लिविंग लेविश लाइफस्टाइल। मतलब प्रीमियम क्लास से उनका ट्रैवलिंग हो रहा है और बाकी सब एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जो काम के लिए उनके पास पैसा आ रहा है दे आर नॉट यूजिंग इट। दो अलग अलग चीजें हो गई है। एक तो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है, एक पैसा है उससे देश के खिलाफ ही काम हो रहा है। ठीक है, ये सारे इश्यूज है। इन दिस बैकग्राउंड गवर्नमेंट इज सेइंग ओके वी विल मॉनिटर इट। जैसे ही लाइसेंस खत्म हो जाएगा और उसको अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया या उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से किसी NGO ने स्कूल वगैरह बनाया तो वो प्रॉपर्टी हम किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को दे देंगे और वो उसको संभालेगी। अब इसमें NGOs के दो आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको समझने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि ये सारा प्रोसेस है वो सरकार देखेगी, तो सरकार तो किसी भी NGO को ऐसे तो मतलब बंद करवा सकती है, व्हिच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट इज जेन्युइन प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं ये पूरा प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट वे में होगा। ओके, तो आपको एक तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट समझना है। दूसरा इसमें एंगल है कंट्रीज लाइक US है, वहां से भी कुछ पॉलिटिशियंस है, उनका स्टेटमेंट है दैट दिस इज टारगेटिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी और रिलीजियन बेस्ड NGOs। वहां पे आपको एंगल समझना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड कि मतलब कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी सोवरेनिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो बाहर का कोई भी फंडिंग करवाने वाला है वो डिसीजन ले। तो आर्ग्यूमेंट इज सिंपल कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है द गवर्नमेंट शुड नो। गवर्नमेंट का मतलब मैं यहाँ पे BJP कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। आज वो कोई एक पार्टी है, कल वो कोई एक पार्टी होगी, बट अल्टीमेटली यू एज ए सिटीजन यू वुड वांट कि हाँ आपकी सरकार को पता होना चाहिए कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। बट हाँ इसमें एक और चीज है कि अगर मान लेते हैं किसी NGO का लाइसेंस खत्म हो गया, उन्होंने पैसा लिया था, उससे कुछ एसेट बनाया था, सरकार ने वो एसेट है वो ले लिया है, मतलब कंट्रोल में ले लिया है। अब उस NGO का अगर लाइसेंस रिन्यू होता है तो क्या वो एसेट उसको वापस मिल जाएगा? अब इस पे बहुत सारे इश्यूज इफ एंड बट हैं, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसको JPC में रेफर किया है। JPC क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए।
लास्ट है दैट इज UNCRPD। अब UNCRPD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दो चीज ध्यान में रखना, 2006 का है, यूनाइटेड नेशन का, लीगली बाइंडिंग है। 6 का है मतलब 26 में, इसको 20 साल हुए हैं, तो वो उस तरीके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडिया ने 2007 में रेटिफाई किया था। हमारा एक कानून है दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये 2016 का है, तो इसके 10 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, और इसमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, मतलब जो हमारा कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं उनको एक्सेसिबल बनाना डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल बस हैं, उनको लो फ्लोर बस करके उस पर रैंप फैसिलिटी है वो सेटअप करना, जो हमारा शॉपिंग मॉल है उन सब में ये फैसिलिटी सेटअप करना, ताकि जो दिव्यांग है उनके लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसका आपको क्विज है वो आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा, PDF है ये आपको ऐप में ही मिल जाएगा, मतलब दोनों ही सेम फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।